इस्लाम और जुदाइज्म दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है प्रॉफिट अब्राहम से, जिनके दो बेटे थे, प्रॉफिट आइसैक और प्रॉफिट इस्माइल। ऐसा माना जाता है कि गॉड ने प्रॉफिट अब्राहम को एडवाइस किया था कि जो आज का इजराइल पैलेस्टाइन वाला एरिया है कैनन, वहाँ पे सेटल होने के लिए, जो बाद में उनके बेटे प्रॉफिट आइसैक ने इसको इनहेरिट किया था। गॉड ने ये प्रोफेसी की थी कि प्रॉफिट आइसैक और प्रॉफिट इस्माइल को दो बड़े नेशन मिलेंगे, वो दोनों बड़े देशों के फाउंडर्स होंगे। माउंट मोरा एक बहुत ही पायस और होली जगह है, जो दोनों जुदाइज्म और मुस्लिम्स के लिए काफी होली और पायस है। ये ज्यूस के जो होली बुक द फर्स्ट सेक्शन ऑफ तोरा में भी मेंशन्ड है। माउंट मोरा एक बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है दोनों कम्युनिटी के लिए, ज्यूस और मुस्लिम्स के लिए। फिर प्रॉफिट आइसैक की जो लीनियज थी उसमें किंग जेकब इजराइल के राजा बनते हैं। बेसिकली वो एरिया जो कैनन एरिया है वो किंग जेकब के नाम पे ही पड़ता है, इजराइल। लैंड ऑफ इजराइल बेसिकली 12 जूदा ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, जिसको किंग डेविड ने यूनिफाई किया था। उसके बाद किंग सोलोमन ने 1047 बीसी में यहाँ पे पहला मंदिर बनाया था, एक वॉरियर गॉड के नाम पे, योवी। जैसा कि मैंने पहले बताया, जेरूसलम की इंपॉर्टेंस इस्लाम और जुदाइज्म दोनों में है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो अल अक्सा मॉस्क है, वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद यहीं से हेवन के लिए रवाना हुए थे। अरब जो थे वो प्रॉफिट इस्माइल के लिनियज थे, उनके डिसेंडेंट्स थे, जो प्रॉफिट अब्राहम के दूसरे बेटे थे। आगे जाके प्रॉफिट मोहम्मद ही इस्लाम के फाउंडर बनते हैं और उन्होंने सऊदी अरेबिया में जो जितने डिफरेंट ट्राइब्स हैं उनको यूनिफाई किया था और एक कैलिफेट बनाया था। ये 636 AD के आसपास की बात है, जब अरब्स अब पैलेस्टाइन वाले एरिया में सेटल होने लगे। देखिए, इस रीजन को काफ़ी किंगडम्स ने रूल किया है, जैसे बेबीलोनियन, ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश और रोमन एम्पायर। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ था और वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गई थी और उसी कारण ऑटोमन एम्पायर भी उसी के साथ हार गया और ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल इजराइल वाले एरिया में आ चुका था। ब्रिटिश एम्पायर ने तब इजराइल को गाजा और वेस्ट बैंक में डिवाइड कर दिया था। जैसे धीरे धीरे और किंगडम्स आए, वैसे वैसे ज्यूज का परसिक्यूशन होने लगा, कभी रिलीजियस फ्रंट पे, कभी एथनिक फ्रंट पे। जेरूसलम वाले एरिया में बेबीलोनियन एम्पायर का राज था, तब उन्हें स्किल्ड लेबर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, जैसे प्रीस्ट। तो इसी कारण इजराइल में जो ज्यूज थे वो यूरोप माइग्रेट करने लगे फॉर फर्दर वर्क, और फिर उनका यूरोप में जाके भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा और इसी वजह से ज्यूज जो थे वो दो भागों में बढ़ गए। एक वो इजराइल वाले एरिया में थे और जो बाकी के ज्यूज थे वो यूरोप माइग्रेट होने लगे। देखिए, क्रिश्चियनिटी में ज्यूज को अक्यूज किया जाता है कि वो जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन में इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हें अच्छी नज़र में नहीं देखा जाता। सिमिलरली इस्लाम में भी ज्यूज को इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं किया जाता, उनके पौराणिक स्टोरीज में ऐसा लिखा है। और ऐसे ही धीरे धीरे एंटी सेमिटिज्म का जन्म हुआ, जहाँ पे जूस का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा यूरोप में और रिलीजियस बेसिस की वजह से। सिमिलरली रोमन एम्पायर के समय भी जूस का एक्सप्लॉयटेशन होता था एथनिक बेसिस के कारण। इसी तरह मॉडर्न जायनिज्म का जन्म हुआ, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुई बाय थियोडोर हर्ट्ज इन 1887। बेसिकली जायनिज्म का मतलब है जो जूस वहाँ यूरोप में एक्सप्लॉइट हो रहे थे, अब उनको धीरे धीरे इजराइल में अपने देश में वापस बसाया जाएगा। इसी के बाद मैं आपसे द बैलफोर डिक्लेरेशन की बात करना चाहता हूँ। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन जो है जूइश कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही थी। जो जूस वहाँ एथनिक और रिलीजियस बेसिस के कारण एक्सप्लॉइट होती थी, अब उनको अपने देश लाने का जिम्मा ब्रिटिशर्स ने लिया था। और उसका एक और कारण ये था, इजराइल अपने देश में वापस बसेंगे ताकि वहां से इजराइल सुएज कैनाल और इजिप्ट पे नजर रख सके। सुएज कैनाल एक इंपॉर्टेंट राउट है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन जूइश कम्युनिटी को अपना सपोर्ट दिखाते हुए तब के फॉरेन सेक्रेटरी सर जेम्स आर्थर बालफोर्ड एक लेटर लिखते हैं बैरन रॉथस्चाइल्ड को। बैरन रॉथस्चाइल्ड तब उस जमाने के बहुत ही जाने माने जूइश ब्रिटिश कम्युनिटी से थे। वो द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर के फाउंडर भी थे। सिमिलरली ऐसे कई जगह पे जूस का एक्सप्लॉयटेशन और परसिक्यूशन होता था, जैसे जर्मनी में जूस का होलोकॉस्ट भी हुआ था। उसके बाद 1936 में एक अरब रिवोल्ट शुरू हुआ जूस के प्रति, जो इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि जूस यूरोप से आके पैलेस्टीनियन लैंड खरीद रहे हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक पील कमीशन निकाला जो ये कह रहा था कि पैलेस्टाइन को वो दो भागों में बांट देंगे, दो नेशंस में, जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन है। बट उसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तब जर्मनी हार चुकी थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया था, इस लैंड को दो भागों में बांट दिया, एक पैलेस्टीनाइन और एक ज्यूज के लिए, और उन्हें जेरूसलम जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर रखा। ये बात अरब कंट्रीज को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। बट इसके बाद जब इजराइल ने अरब कंट्रीज को हरा दिया वॉर में, उसके बाद उन्होंने अपनी टेरिटरीज और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर दी। उसके बाद सुएज कैनाल की जो ओनरशिप है वो यूके और फ्रांस के पास चली गई। उसके बाद इजिप्ट के लीडर नासिर ने प्रोटेस्ट किया और 26 जुलाई 1956 को सुएज कैनाल को इजिप्शियन फोर्सेस के साथ मिलकर नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद 1957 में यूनाइटेड नेशंस दोबारा इंटरवीन करते हैं
और इसराइल, यूके और फ्रांस को वापस जाने के लिए बोल देते हैं और एक रिटन एग्रीमेंट वहाँ ले लेते हैं जहाँ पे इसराइल को शिपिंग राइट्स तो मिल जाएगा। इसके बाद इसराइल सिनाई पेनिनसुला से पीछे हट गए। मई 14, 1967 को नासिर फिर से स्विस कैनाल को इजिप्शियन फोर्सेस के साथ मिलकर नेशनलाइज करते हैं। मई 22 को वो जो गल्फ ऑफ अका है, जो इसराइली शिपिंग का एक ट्रेडिंग रूट था, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये करने के बाद नासिर को अरब वर्ल्ड में काफी रिस्पेक्ट मिलता है। इसी को देखते हुए जॉर्डन और इराक भी उस अलायंस में शामिल हो जाते हैं। देखिए, इसराइल को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है, इसलिए उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव एयर असॉल्ट पहले से ही प्लान कर दिया था और उन्होंने 90% ऑफ द इजिप्शियन एयर फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल सेम डेट जून 7 को एक सीज फायर का ऐलान करती है। जॉर्डन और इजिप्ट जो है वो काफी लॉस झेल चुकी थी, तो इसी कारण उन्होंने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। पर सीरिया ने इस सीज फायर को नहीं माना और वो इसराइल पे अटैक करते रहे। उसके बाद 9 जून को इसराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स में एक एयर असॉल्ट किया और इजरायली आर्मी को पीछे धकेल दिया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन 242 पास किया, जिसमें उन्होंने इसराइल को अपनी एक्सपैंडेड टेरिटरीज से पीछे हटने को कहा। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए सजेशन दिया, जिसको कैंप डेविड अकॉर्ड्स भी कहा जाता है। देखिए, इसके बाद पैलेस्टीनियंस को समझ में आ जाता है कि उन्हें किसी भी अरब कंट्री से अब कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ना उन्हें कोई पनाह मिलेगा, ना उन्हें वॉर में और ज़्यादा मदद मिल रहा था, क्योंकि एक के बाद एक इसराइल वॉर जीती जा रही थी। इसी वजह से 1964 को पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी का जन्म होता है, जिसके लीडर यासीन अराफत बनते हैं। वो उस टाइम PLO के चेयरमैन बनते हैं। इसी तरह उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करके इसराइल के बेसिस को टारगेट किया फ्रॉम जॉर्डन। इसके बाद जॉर्डन ने कहा कि वो वैसी कई लड़ाई लड़ चुके हैं इसराइल के साथ और उन्हें कोई अच्छा फ्रूटफुल कंक्लूजन नहीं मिला। तब के जॉर्डनियन गवर्नमेंट ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी को समझाया कि आप प्लीज अभी ये लड़ाई यहाँ से मत लड़िए, क्योंकि फिर हमें और ज्यादा इसराइल से लड़ना पड़ेगा। इसी कारण PLO को वहाँ से फोर्सिबली एक्सपेल किया गया और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स अब जॉर्डन से उठा के लेबनान की तरफ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद इजरायली ट्रूप्स ने लेबनान को भी नहीं छोड़ा। लेबनान की जो कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ बेरूट, उसको धीरे धीरे सराउंड किया और वहाँ से एयर स्ट्राइक्स और असॉल्ट करना शुरू किया। और उसके बाद पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी को लेबनान में भी पनाह नहीं मिली और उन्हें लेबनान भी धीरे धीरे छोड़ के जाना पड़ा। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशंस के 242 और 38 रेजोल्यूशन को मान लिया, जो कि कहता है इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। इसराइल और PLO अग्रीमेंट्स को ऑस्लो अकॉर्ड्स भी कहा जाता है। ऑस्लो अकॉर्ड्स जो है वो 13 सितंबर 1993 को साइन हुआ और उसके बाद पैलेस्टीनियंस के जो लोकल लोग थे, उनका सेंटिमेंट अच्छा नहीं था और इसी से हमास का जन्म होता है। और हमास अब अपना बेस जो है वो गाजा से चलाता है और फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम इसराइल पे एयर असॉल्ट करता रहता है। पिछले साल 2023 अक्टूबर 7 में आपको पता ही है, हमास ने काफी भयंकर अटैक इसराइल पे किया था, जिसके रिटेलिएशन पे इसराइल ने कई एयर असॉल्ट गाजा पे किए। उन्होंने कई हमास के मिलिटेंट्स को मार गिराया और उसी के साथ सिविलियंस की भी जाने गई। और अभी रिसेंटली पेजर का यूज करके इसराइल ने बड़ी चालाकी से हिजबुल्ला के कई मेंबर्स को मार गिराया, जिसके बाद इसराइल और ईरान के बीच में अब वॉर शुरू हो चुकी है। इस इसराइल और ईरान के वॉर के बारे में शायद मैं आगे कभी आपके साथ कभी डिस्कस करूं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद।